रात का घना अंधेरा चारों ओर फैल गया था। एक भयानक जंगल में एक बुद्धिमान स्त्री हाथों में दो नवजात शिशुओं को थामे निरंतर भाग रही थी। उसके पीछे एक रहस्यमयी खतरा मंडरा रहा था। तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जीना होगा। वह उन्हें एक वृक्ष के पीछे छुपाकर इधर उधर देखने लगी, फिर उन्हें गोद में उठाकर और तेजी से झरने की ओर भागने लगी। अचानक एक नकाबपोश वहां आ पहुंचा। अरे तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम्हारा और इन दोनों नवजात शिशुओं का अंत मेरे ही हाथों होगा। नकाबपोश ने क्रूरता से ज्योति को धक्का दे दिया। वह दोनों बच्चों को पकड़े हुए नीचे झरने की ओर गिर पड़ी। नकाबपोश हंसता हुआ वहां से चला गया। अगली सुबह ज्योति की आंखें खुली। वह एक तालाब के किनारे पड़ी थी। उसके दोनों हाथ खाली थे। दोनों नवजात गायब थे। हे भगवान, मैंने कितनी कोशिश की, फिर भी उन्हें नहीं बचा सकी। जैसे तूने मुझे जीवित रखा है, वैसे ही उन्हें भी जीवित रखना। वह मेरे राज्य का भविष्य है। ज्योति थरथराते पैरों से सीधे राजमहल की ओर चल दी। राज दरबार में राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में बैठा था। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी माँ। तुम अपने ही पुत्र के दो बच्चों की जान की दुश्मन बन जाओगी, हैं? आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुमने मुझे मेरे बच्चों का चेहरा तक नहीं देखने दिया। अरे मैं तो उनका नाम भी नहीं रख पाया, देख भी नहीं पाया था। मैं केवल तुम्हारे पुत्रों की जान बचाने के लिए ये कार्य कर रही थी। राजा विक्रम ये सुनकर चौंक गया। आप ये क्या कहना चाहती हैं? मेरे पुत्रों को आखिरकार किससे जान का खतरा था, हैं? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, समय नहीं आया है। तो फिर बताइए, मेरे दोनों पुत्र कहाँ हैं? यदि आप उन्हें बचाने के लिए वहां गई थी तो वो तो सुरक्षित होंगे ना। फिर बताइए। मैं उन्हें लेकर जंगल तक गई थी, परंतु झरने के पास मेरा पैर फिसल गया। जब सुबह आंख खुली तो मैं अकेली थी। बच्चे वहां नहीं थे, परंतु मुझे यकीन है कि भगवान ने उन्हें बचाया होगा। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अगर कोई और आपकी जगह होता तो मैं उसे अभी मृत्यु दंड दे देता, परंतु आप हमारी मां हैं, इस राज्य की राजमाता हैं, इसलिए चाहकर भी आपको दंड नहीं दे सकता। लेकिन इस समय आप अपराधी हैं। आपने अपने ही पुत्र के पुत्रों का अपहरण किया और अब बताना भी नहीं चाहती हैं कि क्यों। आप इस राज्य के लिए खतरा बन चुकी हैं। हमारा आदेश है कि आप ये राज्य छोड़ दीजिए, अन्यथा हम आपको भी उसी तरह से देखेंगे जैसे किसी अपराधी को देखा जाता है, और वही सजा देंगे जो अपराधी को दी जाती है, और वो होगी मौत की सजा। ज्योति की आंखों में आंसू भर गए। वह कुछ बोले बिना महल से बाहर निकल गई। उसका चेहरा दुख और अपराध बोध से भरा था। इधर हरियालीपुर गांव के एक जंगल में रतन नाम का किसान अपनी पत्नी सुलोचना के साथ बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी बोली, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है। यहाँ पर एक तालाब तो है सुलोचना, जिसका पानी बहुत स्वच्छ है, लेकिन कहते हैं कि उस तालाब का पानी एक झरने से बहता हुआ आता है, लेकिन वहाँ जाने में समय लगेगा। तब तक साधु महाराज अपनी कुटिया को छोड़कर किसी दूसरे राज्य चले जाएंगे, क्योंकि गांव के मुखिया ने मुझे बताया है कि आज साधु महाराज का अपनी कुटिया में आखिरी दिन है। अब फिर उसके बाद वो कब आएंगे कुछ नहीं पता। आपसे कहीं ज्यादा मुझे साधु महाराज से मिलने की जल्दी है, क्योंकि हमारे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन
अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई, लेकिन अगर मैं साधु महाराज तक प्यासी पहुंची तो जीवित ही नहीं बच पाऊंगी, और जब मैं जीवित ही नहीं बच पाऊंगी तो संतान की फिर क्या इच्छा। तो फिर ठीक है, चलो तालाब के किनारे पानी पीने के लिए चलते हैं, चलो। रतन सुलोचना को लेकर जंगल की उस दिशा की ओर चल दिए जहां पर तालाब स्थित था। कुछ देर के बाद वह दोनों तालाब के किनारे पहुंच गए। सुलोचना तुरंत तालाब के पास जाकर उसका पानी पीने लगी। तभी उसकी नजर तैरते हुए दो नवजात शिशुओं पर पड़ी। अरे वो देखो, इस पानी में दो नवजात शिशु तैर रहे हैं। ये सुनकर रतन चौंक पड़ा और उधर की ओर देखने लगा। उसने देखा कि दो नवजात सुंदर शिशु वहां पर तैर रहे थे। रतन ने तुरंत उन नवजात शिशुओं को तालाब से निकालकर झाड़ियों में रख दिया और अरे ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये दोनों शिशु जीवित हैं और स्वस्थ हैं। हमारी मुराद तो साधु महाराज से मिलने से पहले ही पूरी हो गई। क्या मतलब? आप स्वयं सोचिए, आप और मैं साधु महाराज से संतान का वरदान मांगने के लिए तो जा रहे थे, लेकिन यहाँ हमें दो संतान की प्राप्ति हो गई। ये नवजात शिशु पता नहीं किसके होंगे। अगर हम इन्हें नहीं लेकर गए तो ये बेचारे जंगली जानवरों का खुराक बन जाएंगे। अरे अगर हम इन्हें तालाब से नहीं निकालते तो हो सकता है कि ये तालाब में कहीं डूबकर मर जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने वह कहावत तो सुनी होगी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आज से ये दोनों हमारे पुत्र होंगे। इसका नाम होगा आदित्य, क्योंकि इसका चेहरा बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखता है। और इसका नाम अशोक होगा, क्योंकि इसका चेहरा भी सम्राट की तरह ही दिखता है। सुलोचना और रतन आदित्य और अशोक को अपने गांव हरियालीपुर गांव में ले गए। कुछ देर बाद जंगल के उसी रास्ते पर एक बूढ़ी औरत जा रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि राजमाता ज्योति ही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ज्योति की नजर अचानक एक तालाब पर पड़ी। वह तालाब के नजदीक जाकर उसका पानी पीने लगी। उसे ये नहीं पता था कि ये वही तालाब था जहां से रतन और सुलोचना को दो नवजात शिशु मिले थे। ये वही नवजात शिशु थे जिन्हें ज्योति कभी बचाना चाहती थी। तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। आप कौन हैं? ज्योति ने जैसे ही पलटकर देखा तो एक व्यक्ति उसे घूर रहा था। मेरा नाम ज्योति है। बहुत समय पहले मेरे पति स्वर्ग सिधार गए थे और कुछ समय पहले मेरे बहू और बेटे भी चल बसे। अब मैं संसार में अकेली हूँ। मैं दूसरे गांव की रहने वाली हूँ। गांव वालों ने मुझे मनहूस समझकर निकाल दिया है। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में हमदर्दी झलकने लगी। मेरा नाम बिरजू है। मैं हरियापुर गांव का वासी हूँ। मेरे घर में भी मेरी माँ नहीं है। अकेला रहता हूँ, तो मेरे साथ चलो। तुम्हें एक घर मिल जाएगा, पर मैं समझूंगा कि मुझे मेरी माँ मिल गई, जो अब इस संसार में नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। आप भी कमाल करती हैं अम्मा। माँ पुत्र के कंधों पर बोझ होती हैं क्या? अरे माँ का आशीर्वाद ही पुत्र के लिए सब कुछ होता है। आज से तुम मुझे अपना पुत्र समझो। हाँ चलो। ज्योति बहुत मना करती रही, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। बिरजू ज्योति को हरियापुर गांव ले गया। गांव बहुत सुंदर बना हुआ था। रात के समय ज्योति चारपाई पर आंखें बंद किए गहरी सोच में गुम थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सामने खड़ा है।
ज्योति ने आंखें खोली तो देखा कि बिरजू उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बस तुम्हें देखकर मन को शांति मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ दोबारा से मेरे घर पर वापस आ गई हो। हाँ। ज्योति उठकर खड़ी हो गई और एक और चलकर बिरजू के पास पहुंची। तुमने सच कहा, परंतु मेरी एक बात ध्यान रखना, माँ माँ होती है। इतना कहकर ज्योति पास में रखा चाकू उठा लिया और एक बार बिरजू के ऊपर कर दिया। और मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। बिरजू अविश्वास भरी नजरों से ज्योति को देखने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ आश्चर्य था। ज्योति की आंखों में खून उतर आया। कुछ देर में बिरजू ने दम तोड़ दिया। अगली सुबह ज्योति बाहर जाकर रोने लगी। पूरा गांव एकत्र हो गया। गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया और साथ में रतन भी। अरे कौन हो तुम? ये तो बिरजू का घर है। मैं तो बेसहारा थी, बेचारा ये मुझे अपनी माँ समझकर अपने घर ले आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि उसके शरीर में चाकू घुसा हुआ था, जैसे कोई दुश्मन उसे मारकर चला गया हो। ये सुनकर मुखिया चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। हाँ, हो सकता है। अरे बिरजू अपना अब मतलब अब क्या कहें। हाँ, राजमहल में आता जाता रहता था और राजमहल में आने जाने वालों की दुश्मनी किसी न किसी से हो जाती है। बिरजू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ज्योति गांव छोड़कर जाने वाली थी कि मुखिया वहां आया। आप कहाँ जा रही हैं? आपने तो कहा था कि आप बसेरा चाहती थी, हैं? कहीं भी जाऊंगी, जंगल में अपना बसेरा बना लूंगी और ऐसे ही जीवन समाप्त कर दूंगी। तभी रतन वहां आ गया। उसे ज्योति को देखकर दया आ गई। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं और मेरी पत्नी खेत में चले जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में था कि ऐसे में बच्चों की देखभाल भला कैसे हो पाएगी। अगर आप हाँ करो तो आप मेरे घर में रह सकती हो। इससे हमारे घर परिवार में एक बड़े बूढ़े का साया भी हो जाएगा, हैं? 2 बच्चों का नाम सुनकर ज्योति चौंक गई। मुझे मंजूर है। रतन ज्योति को अपने घर ले आया। बच्चों को देखकर ज्योति चौंक गई, क्योंकि वह वही बच्चे थे जिन्हें वह बचाना चाहती थी। लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली, न ही किसी तरह का संकेत दिया कि वह इन बच्चों को जानती है। समय बीतता गया और 5 वर्ष बीत गए। हरियापुर गांव में शांति थी, पर राजमहल में विक्रम के मन में बेचैनी थी। मां का गम, पुत्रों का खोना और राज्य का उत्तराधिकारी ना होना। वो महल में उदास बैठा था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी उसके पास आ पहुंची। राजन, इतने उदास क्यों हो आप? अरे उदास नहीं हो तो और क्या करूं रुक्मणी। मेरी माँ ने मेरे 2 पुत्रों का चेहरा तक नहीं देखने दिया और विवाह को 5 वर्ष हो गए। तुम्हारी भी कोई संतान नहीं हुई। मेरा वंश कैसे चलेगा? मैं तो आपसे पहले ही कह चुकी थी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। रुक्मणी, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुमने कहा था कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, पर हमने उसे देखना भी उचित नहीं समझा। तुम ही मेरी अंतिम और एकमात्र रानी हो। इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया है। इतना बोलकर रुक्मणी ने एक छोटा सा बालक लेकर एक दासी को बुलवाया। बच्चा लगभग 5 वर्ष का था, पर इसका नाम वरुण है। ये अनाथ है। इसमें मुझे अपने दोनों पुत्रों की झलक दिखती है। क्यों ना इसे ही अपना ले? हाँ, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
अब ये हमारा पुत्र होगा। समय यूं ही बीतता गया। 15 वर्ष और बीत गए। वरुण अब युवराज बन चुका था। वहीं हरियापुर गांव में आदित्य और अशोक रतन और सुलोचना के पुत्र बनकर ज्योति की छाया में जीवन हो चुके थे। एक दिन रतन ज्योति से बोला, माँ, आपने दोनों बेटों को माँ से भी बढ़कर परवरिश दी है। और युद्ध परिणाम भी। अब तो कोई गांव का वीर भी इनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता। तुम दोनों अब वीर बन चुके हो। तुम्हें राजमहल जाकर राजा विक्रम को अपनी वीरता दिखानी चाहिए। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? राजमहल में करतब दिखाने वालों का भाग्य पलट जाता है और मुझे विश्वास है कि ये दोनों राजा विक्रम का मन जीत लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ। अशोक और आदित्य सीधे राजमहल पहुंचे, जहां विक्रम और वरुण दरबार में विराजमान थे। महाराज, मैं युद्ध कला में निपुण हूँ और तलवारबाजी में हमें कोई नहीं हरा सकता। कृपया हमें कोई कार्य सौंपिए। बातों से कुछ नहीं होता, साबित करो। राजा विक्रम ने एक सैनिक को इशारा किया। वह आदित्य से भिड़ा, लेकिन आदित्य का चांटा इतना तेज था कि सैनिक बेहोश हो गया। तुमने हमारा मन जीत लिया। अब बारी अशोक की थी। एक और सैनिक को तलवारबाजी के लिए बुलाया गया। अशोक ने उसे पल भर में हरा दिया। वाह 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 वाह, ठीक है, तुम दोनों हमारे अंग रक्षक बनोगे। चलो। दोनों भाई दौड़ते हुए गांव लौटे और ज्योति को सारा समाचार बताया। ज्योति की आंखों में एक विचित्र चमक थी, एक ऐसा चमक जो वर्षों की तपस्या और अधूरे रहस्यों से जुड़ी थी। उस दिन के बाद अशोक और आदित्य राजा विक्रम के महल में कार्य करने लगे थे। दोनों अपने अपने कार्यों में दक्ष थे और राजा विक्रम भी उन पर संतुष्ट रहता था। आदित्य, ये देखो, महल के पीछे का द्वार वो खुला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई सैनिक तैनात नहीं है। ये द्वार तो हर समय बंद ही रहता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है अशोक। और वो देखो, वो नकाबपोश व्यक्ति वो महल के अंदर जा रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए। हाँ चलो, बिना समय गवाए चलो, और ध्यान रखना कि हमें वो देख ना पाए। दोनों भाई अशोक और आदित्य दबे पांव उस नकाबपोश के पीछे चलने लगे। महल की पत्थरों से बनी पगडंडियां, दीवारों और परछाइयां और रात का सन्नाटा, सब कुछ किसी रहस्य की भूमिका रच रहा था। कुछ ही देर में वह नकाबपोश महल के एक विशेष हिस्से में पहुंचा, जहां आमतौर पर किसी की पहुंच नहीं होती थी। वहां रुक्मणी खड़ी थी, जैसे वह उसी का इंतजार कर रही हो। ये तो रुक्मणी महारानी है। और ये आदमी कौन है? अरे, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। रुको रुको रुको, ध्यान से सुनो। हाँ, दोनों भाई उन दोनों की बातें सुनने लगे, लेकिन कुछ शब्द अधूरे, कुछ अस्पष्ट थे। पर जितना सुना वह काफी था उनके होश उड़ाने के लिए। वह दोनों चुपचाप पीछे हटे और पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर गांव की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही दोनों के चेहरे पर चिंता की गहराइयां स्पष्ट थी। क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों के चेहरे पर इतनी उदासी और घबराहट क्यों है? दादी, हमने आज कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। रुक्मणी महारानी किसी नकाबपोश व्यक्ति से महल के गुप्त भाग में बातें कर रही थी। ज्योति की आंखें ये सुनकर चौड़ी हो गई। वह कुछ देर चुप रही और फिर ठंडी सांस लेकर बोली, अब कल से तुम दोनों को राजा विक्रम के साथ उनकी छाया बनकर रहना होगा। वह जहां जाए
तुम्हें उनके साथ जाना होगा हर वक्त। अगले दिन अशोक और आदित्य तैयार होकर महल की ओर चले गए। वहीं ज्योति ने रतन और सुलोचना को अपने पास बुलाया। ज्योति धीरे स्वर में रतन और सुलोचना के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहने लगी। हाँ, हाँ, आपने इतने वर्षों से हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, ये तो केवल और केवल अपने पुत्र की जान बचाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। माँ जी, तो क्या अब मेरे पुत्र मेरे पास नहीं रहेंगे? नहीं, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे पास रहेंगे, पर अब वो इस गांव में नहीं बल्कि महल में रहेंगे। और वो समय आ गया है जब तुम्हें भी महल जाना चाहिए। अब देर मत करो रतन, जाओ गांव के मुखिया से कहो सारे गांव के लोगों को एकत्रित करो। हमें कुछ ही देर में जंगल की ओर रवाना होना है। राजा विक्रम अपने महल के एक कक्ष में बैठा था कि तभी रानी रुक्मणी अपने पुत्र राजकुमार वरुण को लेकर वहां आ पहुंची। महाराज, आज वरुण और मेरा भी शिकार करने को मन कर रहा है। तो फिर चिंता किस बात की है? मैं अभी कुछ सैनिकों को लेकर तैयार हो जाता हूँ। नहीं, मेरी इच्छा है कि हम तीनों ही शिकार के लिए चले। सैनिकों को साथ न ले जाएं। इसी बहाने हम जंगल के सुंदर दृश्य भी देख सकेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। उसी समय वहां आदित्य और अशोक भी आ गए। आदित्य, अशोक, मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ शिकार पर जा रहा हूं। महाराज, तो फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। राजा विक्रम रुक्मणी से बोला, ये दोनों मेरे अंग रक्षक के समान हैं। इन्हें साथ ले चलना जरूरी है। अगर किसी जंगली जानवर ने हमला किया या हम किसी मुसीबत में फंसे तो ये दोनों बहुत काम आएंगे। जैसी आपकी इच्छा पिताजी। कुछ ही देर में वह सभी घने जंगल में पहुंच गए। तभी अचानक राजकुमार वरुण ने अपनी तलवार से आदित्य पर एक जोरदार वार कर दिया। आदित्य शायद पहले से ही तैयार था। वह वार से बचने की कोशिश करते हुए घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अशोक कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक नकाबपोश पेड़ से छलांग मारते हुए नीचे आ पहुंचा और पत्थर से अशोक के सर पर वार कर दिया। अशोक बेहोश हो गया। अब ये तुमने क्या किया वरुण? और तुम हो कौन? मूर्ख विक्रम, तुम्हें क्या लगा कि तू मेरा सगा पिता है? रुक्मणी जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है विक्रम। अब हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। जो काम हम बरसों पहले करना चाहते थे, अब उसका सही मौका आ गया है। इतना कहकर नकाबपोश ने अपना नकाब हटा लिया। हाँ, तुम हो कौन? मैं रुक्मणी का पति जयवीर हूँ। राजा विक्रम बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे ये क्या बकवास है? रुक्मणी का पति तो हम हैं। अगले ही पल आदित्य उठकर खड़ा हो गया। अशोक भी उठ खड़ा हुआ और तलवार निकालकर नकाबपोश के गले पर रख दी। आदित्य ने भी अपनी तलवार राजकुमार वरुण की गर्दन पर रख दी। महाराज, ये जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। ये इसका पति ही है। मैंने और अशोक ने इसकी सारी बातें चुपके से सुनी थी। और असली रानी रुक्मणी वो महल के ही किसी कारागार में बरसों से कैद है। ये जो आपके साथ पत्नी बनकर रह रही है, वो आपकी साली चंद्रलेखा है। और ये नकाबपोश जिसका नाम जयवीर है, यही इसका पति है। ये सब आपको हटाने और सत्ता हथियाने का षड्यंत्र रच रहे थे महाराज। क्या बात कर रहे हो? इतना बड़ा षड्यंत्र? हाँ, और राजकुमार वरुण कोई अनाथ नहीं है। वो आपकी साली चंद्रलेखा और इस जयवीर का पुत्र है।
तभी वहाँ कुछ गांव वालों के साथ ज्योति, जो कि राजमाता थी, आ गई। उनके साथ रतन, सुलोचना, मुखिया और अन्य ग्रामीण थे। माँ, आप? मुझे देखकर चौंको मत। जिन पुत्रों की वजह से आज तुम्हारी जान बची है, वे तुम्हारे पुत्र हैं। हाँ, हाँ, आदित्य और अशोक मेरे पुत्र हैं। हाँ, बरसों पहले मुझे इस रहस्य का पता लग गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब तुम्हारी पत्नी रुक्मणी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और वह बेहोश हो गई। तभी उसकी साली चंद्रलेखा अपने पति जयवीर के साथ कमरे में आई। जयवीर ने रुक्मणी को उठाया और चला गया। चंद्रलेखा उसकी जगह लेट गई। कुछ देर बाद जयवीर ने आकर कहा कि रुक्मणी को महल के उस हिस्से में बंद कर दिया है जहाँ कोई नहीं जाता। चंद्रलेखा ने कहा, ध्यान रखना, उसे मारना मत, वह मेरी बहन है। फिर चंद्रलेखा ने कहा, इन 2 बच्चों को भी मार दो, ये मेरे काम के नहीं। मैंने ये सुना और उन बच्चों को उठाकर महल से भाग निकली। पर झरने के पास जयवीर ने मुझे पकड़ लिया और मुझे झरने के नीचे धक्का दे दिया। तो माँ, आपने मुझे महल में ये सब क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते? तुम्हारी आंखों में पत्नी के प्रेम की पट्टी बंधी थी। और दूसरी बात, आदित्य और अशोक मेरी पहुंच से दूर हो चुके थे। षड्यंत्र अब खुल चुका था। चंद्रलेखा, जयवीर और तुम वरुण, अरे तुम सब के सब कलंक हो, कलंक। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। हाँ। नहीं पिताजी, नहीं 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 नहीं, इन तीनों को भी उसी कारागार में बंद कीजिए जहां हमारी मां वर्षों से कैद है। इनका बाकी का जीवन वहीं बीतेगा। मौत तो इनके लिए मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। इन्हें भी उसी तरह तड़पना होगा जैसे मेरी मां तड़पी है। उसी समय कुछ सैनिक आ गए। राजा विक्रम ने उन तीनों को बंदी बनाकर महल के उस हिस्से में बंद करवा दिया। असली रानी रुक्मणी कारागार से बाहर आई और अपने पति को देखकर रो पड़ी। माँ, आपकी वजह से ही मेरा राज्य बच सका। रतन और सुलोचना भी वहां पहुंचे। अब से तुम दोनों महल में ही रहोगे। उस दिन के बाद से रतन और सुलोचना महल में ही रहने लगे। अगले दिन राजा विक्रम ने अपने दोनों पुत्रों को राज्य के 2 भागों में अलग अलग राजा घोषित कर दिया। दोनों ने अपने अपने राज्य संभाले और यथोचित जीवन व्यतीत करने लगे।